नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस कहानी की कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रूल बुक यानी उसका संविधान लिखा गया। ये कहानी है उम्मीद की, चुनौतियों की और एक नए राष्ट्र के जन्म की। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1946। सोचिए, हवा में आज़ादी की खुशबू तो है, लेकिन साथ ही बंटवारे का एक गहरा डर भी मंडरा रहा है। एक नया देश जन्म लेने की कगार पर था, लेकिन सवाल ये था कि कैसे। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए कुछ दूरदर्शी लोगों को एक साथ लाया गया। ये कहानी है उसी संविधान सभा की, जिसने सिर्फ कागज पर कानून नहीं लिखे, बल्कि एक नए आधुनिक भारत की आत्मा को गढ़ा। तो कहानी शुरू होती है ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान से। इसी के तहत ये सभा बनी, और इनका काम, सच कहें तो लगभग नामुमकिन था। इतनी उथल-पुथल और अलग-अलग आवाजों के बीच एकता का धागा पिरोना। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल था प्रतिनिधित्व का। मतलब, इस ऐतिहासिक काम के लिए किसे चुना जाएगा? कौन होंगे वो लोग जो करोड़ों लोगों की तकदीर लिखेंगे? जवाब एक नंबर में निकल कर आया, 389। अब ये कोई रैंडम नंबर नहीं था। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी कैलकुलेशन थी, ताकि इस विशाल सबकॉन्टिनेंट की हर आवाज को, हर रंग को इसमें जगह मिल सके। इन 389 सीटों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया। एक था ब्रिटिश इंडिया, मतलब वो इलाके जहां अंग्रेजों का सीधा राज था, और दूसरा था रियासतें, जहां राजा महाराजाओं का शासन था। अब सवाल ये कि इन लोगों को चुना कैसे गया? तो देखिए, ब्रिटिश इंडिया की सीटों के लिए तो हुए चुनाव, मतलब प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने वोट दिया। लेकिन जो रियासतों की सीटें थीं, वहां के नुमाइंदों को राजाओं ने खुद चुनकर भेजा, यानी नॉमिनेट किया। तो ये एक तरह की हाइब्रिड बॉडी थी, कुछ चुने हुए, कुछ मनोनीत। और जब चुनाव के नतीजे आए, तो तस्वीर काफी साफ हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 208 सीटों के साथ। लेकिन मुस्लिम लीग ने भी 73 सीटें जीतकर ये दिखा दिया कि उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहीं से एक अलग राष्ट्र की मांग और भी मजबूत होने लगी। तो चलिए, लोग तो इकट्ठा हो गए, लेकिन अब अगला और शायद सबसे जरूरी काम था देश की आत्मा को परिभाषित करना। मतलब ये तय करना कि आजाद भारत आखिर किन सिद्धांतों, किन मूल्यों पर चलेगा। और इसी सवाल का जवाब लेकर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया उद्देश्य प्रस्ताव। ये सिर्फ एक रेजोल्यूशन नहीं था, ये एक तरह से आने वाले भारत का नैतिक कंपास था, एक रोड मैप था। इसमें क्या था? इसमें सपना था एक आजाद, संप्रभु, गणराज्य भारत का। एक ऐसा भारत जहां सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, जहां सबको बराबरी का हक मिले, जहां सोचने की, बोलने की, अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी हो। और हाँ, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। ये प्रस्ताव इतना जबरदस्त था, इतना दूरदर्शी था कि इसे सर्वसम्मति से अपना लिया गया। और जानते हैं, यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल का आधार बना। ये उसकी आत्मा बन गया। फिर आया साल 1947 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये अपने साथ आज़ादी की खुशी तो लाया, लेकिन बंटवारे का दर्द भी लाया। और इसी के साथ संविधान सभा के लिए सब कुछ बदल गया। कैसे बदला? देखिए, इस एक्ट ने सभा को पूरी तरह से सॉवरन यानी संप्रभु बना दिया। अब वो अंग्रेजों के मातहत नहीं थी। और इस नई ताकत के साथ आई एक बहुत बड़ी दोहरी जिम्मेदारी। मतलब अब ये सभा एक साथ दो काम कर रही थी। पहला, संविधान बनाने का काम, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरा, देश चलाने का काम, यानी भारत की पहली संसद के तौर पर काम करना, जिसके स्पीकर थे जीवी मावलंकर। एक ही सभा, दो बहुत बड़े रोल। तो अब बात करते हैं उस असल काम की जिसके लिए इस सभा बनी थी, यानी दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाने की। ये काम कितना बड़ा था, चलिए समझते हैं। इस पूरे महायज्ञ के केंद्र में थी एक कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 7 सदस्यों की इस टीम पर ही इस संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी थी। और इस टीम ने जीरो से शुरू नहीं किया। उन्होंने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, उन्हें समझा, ताकि भारत के लिए जो सबसे बेहतर हो उसे अपनाया जा सके।
जरा सोचिए कितना गहन रिसर्च रहा होगा। जब ड्राफ्ट तैयार हो गया तो असली काम शुरू हुआ। बहस, एक एक क्लॉज पर, एक एक शब्द पर पूरे 114 दिनों तक चर्चा हुई। ये वाकई में लोकतंत्र की सबसे बड़ी पाठशाला थी। तो कुल मिलाके इस पूरे काम में कितना वक्त लगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, लगभग 3 साल लगे इस महान दस्तावेज को तैयार करने में, जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। संविधान तो बन गया, लेकिन सभा का काम अभी बाकी था, और उनका जो आखिरी कदम था वो उनकी राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता का एक शानदार नमूना है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। इससे पहले सभा ने हमारा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान अपनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना, तो टेक्निकली उनका मुख्य काम पूरा हो चुका था। या शायद नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। संविधान तो लागू हो गया, पर देश में पहले आम चुनाव होने में अभी वक्त था। तो इस बीच देश कौन चलाता? एक पावर वैक्यूम, एक सत्ता का खालीपन बन सकता था, जो किसी भी नए देश के लिए बहुत खतरनाक होता। और इसका जो हल निकाला गया वो बहुत ही ब्रिलियंट था। संविधान सभा ने ही खुद को भारत की अंतरिम संसद यानी प्रोविजनल पार्लियामेंट घोषित कर दिया, और वो तब तक काम करती रही जब तक 1952 में चुनाव के बाद पहली चुनी हुई संसद नहीं बन गई। मतलब सत्ता का हस्तांतरण बिल्कुल सहज और लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। ये हमें एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि एक राष्ट्र की नींव को इतना मजबूत बनाने के लिए आखिर कितनी दूरदर्शिता और समझ की जरूरत होती है।